एवरीवन, आई एम अमन और आप लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस विद्यापीठ का यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कंप्यूटर का एक छोटा सा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम को जानने से पहले या कंपोनेंट क्या होते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या कि व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है आप लोगों ने देखा होगा, सिंपल आप लोग को एक डिफिनेशन माइंड में आती होगी। कंप्यूटर एक मशीन है जो हमारे काम को आसानी से कर देती है। ये डिफिनेशन सबके माइंड में आ रहा होगा। पर अब आपकी कंप्यूटर जो है वो कैसी मशीन है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर क्या है आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक, दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस इट, गिव्स एन आउटपुट एंड सेव एज इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल। ठीक, तो ये आपके कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। डेफिनेशन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस इट, गिव्स एन आउटपुट एंड सेव एज इन इलेक्ट्रॉनिक फाइल। कंप्यूटर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर से क्या करती है, जो यूजर से इनपुट को लेती है। इनपुट में क्या लेगी, इनपुट में वो डेटा को लेगी। अब उस लिए हुए डेटा को वो क्या करेगी, प्रोसेसिंग के लिए यूज करेगी। अगर आप इसको और अच्छे से समझना चाहें तो आप एक फिगर है उसके थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे एक टर्म लिखा है मैंने, यूजर। यूजर का मतलब होता है वो पर्सन जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, जो कंप्यूटर को चलाता है, उसे हम लोग यूजर कहते हैं। ये यूजर क्या करेगा, ये कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करेगा। ठीक, तो जो इनपुट ये लेगा कंप्यूटर, क्या करेगा वो, उसकी वो प्रोसेसिंग करेगा। ठीक, प्रोसेसिंग के बाद क्या करेगा, हमें एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा और साथ साथ उस आउटपुट को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अपने अंदर स्टोर करेगा। ठीक, ये जो आपको यहाँ पे फिगर बना दिखाई दे रहा है, ये फिगर आपको ये भी बताता है कि आपका कंप्यूटर कैसे वर्क करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कंप्यूटर आपका कैसे वर्क करता है, तो आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर यूजर से इनपुट लेता है, उसकी प्रोसेसिंग करता है और उसको उसका जो इनपुट लिया था, लिए गए इनपुट का आउटपुट प्रोवाइड करता है और उस आउटपुट को अपने अंदर सेव भी किए रहता है। ठीक, तो ये तो बात हो गई कंप्यूटर की। अब हमें दूसरी जो बात करनी है वो क्या है, वो हमारा ये जो टर्म यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, देखिए, हमने अभी पढ़ा कंप्यूटर। नेक्स्ट जो है वो है कंप्यूटर सिस्टम। A computer system is a combination of hardware and software। आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो क्या है, वो कॉम्बिनेशन है किसका किसका, आपके हार्डवेयर्स का और किसका, आपके सॉफ्टवेयर का। ठीक है, एक कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो वो किसका कॉम्बिनेशन होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर का क्या मतलब है, तो आप लोग पिछली क्लास में हार्डवेयर के बारे में पढ़े होंगे क्या, कि हार्डवेयर ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसे हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और फील कर सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम लोग देख सकते हैं, टच और फील नहीं कर सकते। तो उसी डिफिनीशन को थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई करेंगे और कहेंगे हार्डवेयर इज द पार्ट ऑफ hardware is a part of computer system that we can touch। ठीक है,
हार्डवेयर क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन टच। ठीक है, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम का एक पार्ट है जिसे हम लोग टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? वही पुरानी डिफिनीशन है, ठीक है, जिसे हम लोग देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते। उसी को थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे और क्या कहेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होंगे? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम दैट परफॉर्म a specific task। ठीक, सॉफ्टवेयर क्या होगा? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम होंगे जिससे हम एक स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करेंगे या एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करेंगे। ठीक, अब ये जो यहां पे पूरा लिखा हुआ है, इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन टच, इसकी जगह पे सिंपल सा हम लोग एक टर्म लिख सकते हैं, क्या? फिजिकल डिवाइसेस। ठीक है, हार्डवेयर को क्या कह सकते हैं? हार्डवेयर को हम लोग कह सकते हैं फिजिकल डिवाइसेस। ठीक, अब ये फिजिकल डिवाइसेस कौन कौन सी होती है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में? तो ये दो होती हैं। ठीक है, दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है आपका सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म सभी लोग को पता होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और दूसरा होता है पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक, तो जो आपका फिजिकल डिवाइसेस है, ठीक है, जो आपका फिजिकल डिवाइसेस है वो डिवाइड हो गया दो पार्ट में। एक कौन सा? एक आपका हो गया क्या? सीपीयू, और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? दूसरा पेरिफेरल डिवाइसेस। सीपीयू के बारे में सभी लोग जानते ही हैं। सीपीयू क्या है? सीपीयू को हम लोग ब्रेन कहते हैं कंप्यूटर का। सीपीयू को बेसिकली कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि जो भी हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो सारे ऑपरेशन हमारे सीपीयू के थ्रू ही परफॉर्म होते हैं, या फिर जो प्रोसेसिंग का पूरा पार्ट होता है वो पार्ट किसका होता है? वो पार्ट होता है हमारे इस सीपीयू का। अब इस सीपीयू के अंदर भी कुछ पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? देखिए, सीपीयू के अंदर भी आपके तीन पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है ALU, जिसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। दूसरा होता है CU, जिसका मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा होता है MU, मेमोरी यूनिट। ठीक, तो ये जो आपका सीपीयू है, ठीक है, वो क्या है? वो डिवाइड हो गया है तीन पार्ट में, ALU, CU, MU। इस तरह से कुछ होगा, ALU, CU, MU। ठीक है, हाँ, इसके बारे में हम लोग आगे जब हम लोग सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे ब्रीफ में तब बात करेंगे। हाँ, छोटी छोटी पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में जान लेते हैं। क्या? जैसे ALU जो यहाँ पे लिखा है, इसका काम क्या होगा? ठीक है, तो ये जो ALU लिखा हुआ है इसका मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है कंप्यूटर में जो भी अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं उसके लिए जिम्मेदार हमारा ALU होता है, या ये ALU हमारे कंप्यूटर के अंदर परफॉर्म होने वाले अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को करता है। अब अर्थमेटिकल ऑपरेशन में कौन कौन से? तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो जो डेली लाइफ में हम लोग
कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हम लोग एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशन है, और साथ साथ लॉजिकल, अगर हम लोग लॉजिकल ऑपरेशन की बात करें तो उसमें डेटा को कंपेयर करना, कंपैरिजन, ठीक है। आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन, ठीक है, ये सबको कौन कराता है, ये सबको आपका परफॉर्म कराता है, ये आपका एएल यूनिट, ठीक। इट परफॉर्म arithmetical and लॉजिकल ऑपरेशन, ठीक है। और अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन में क्या हो जाएगा, आपका एडिशन हो गया या कंपैरिजन हो गया, ठीक है। आपके अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। सीयू क्या करता है, सीयू आपका कंट्रोल और डायरेक्ट करता है ऑपरेशंस को, और एमयू क्या करेगा, एमयू बेसिकली आपका स्टोरेज के लिए होता है, जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करता है, ठीक। अब बात करें पेरिफेरल डिवाइसेस की, तो जो आपका पेरिफेरल डिवाइसेस होता है वो क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस का मतलब ऐसे डिवाइसेस जो हमारे पेरीफेरी पे होते हो, ठीक है। आप लोगों ने सर्कल पढ़ा होगा, सर्कल में पेरीफेरी का मतलब क्या होगा, ये पूरा, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं ये क्या है, ये सर्कल की पेरीफेरी है, इसी को हम लोग परिधि कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो पेरीफेरल डिवाइसेस में क्या क्या आता है, तो पेरीफेरल डिवाइसेस में बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, जो भी इनपुट डिवाइसेस होंगी, अभी हम लोग बात करेंगे ये क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, और आपका स्टोरेज डिवाइसेस, ठीक है। पेरीफेरी डिवाइसेस, पेरीफेरल डिवाइसेस में आपका ये तीन तरह के डिवाइसेस आएंगे, कौन कौन सी, इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज, ठीक। इनपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस जिसका यूज करते हैं हम लोग डेटा को इंटर कराने के लिए। एक कंप्यूटर सिस्टम में डेटा को इंटर कराने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करेंगे उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहेंगे। एक जनरल कंप्यूटर सिस्टम को अगर हम लोग बनाए तो कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये उसके पार्ट होंगे या फिर ये डिवाइसेस होंगी। तो इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी होगी, ये, इसे क्या कहते हैं, इसे हम लोग कीबोर्ड कहते हैं। ये क्या है, ये आपकी एक इनपुट डिवाइस है। दूसरा ये क्या है, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। एक और इनपुट डिवाइस होता है आपका स्कैनर, ठीक। आउटपुट डिवाइस की बात करें तो देखिए, आउटपुट डिवाइस ऐसी डिवाइस जो क्या करेंगी, जो हमारे आउटपुट को दिखाएंगी, जो डिस्प्ले करेंगी हमारे आउटपुट को, उसे क्या कहेंगे, उसे आउटपुट डिवाइस कहेंगे। जैसे हमारा मॉनिटर, हमारा स्पीकर और प्रिंटर। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो क्या करता है, जो सॉफ्ट कॉपी को कन्वर्ट करता है हार्ड कॉपी में। स्टोरेज डिवाइस मतलब कि ऐसी भी कुछ डिवाइस होंगी जहां पे हम लोग क्या करेंगे, अपने डेटा को स्टोर करेंगे। तो कौन कौन सी, तो आप लोगों ने सुना होगा, कंप्यूटर सिस्टम आपका जो सीपीयू होता है उसके अंदर एक हार्ड डिस्क होता है, ठीक। आप लोगों ने पेन ड्राइव सुना होगा, और बाकी सीडी, डीवीडी, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपके पेरिफेरल के स्टोरेज डिवाइस है, ठीक। अब हम लोगों ने एक डिफिनीशन पढ़ी थी स्टार्टिंग में, क्या, उस डिफिनीशन को और इस पूरे को एक साथ समझते हैं। हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसे छोड़िए, फिर दैट एक्सेप्ट इनपुट, वो इनपुट लेता है, तो इनपुट लेने के लिए ये भाई साहब जिम्मेदार हो गए, ठीक। दैट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस इट, प्रोसेस करने के लिए ये भाई साहब जिम्मेदार हो गए, ठीक। एंड गिव्स एन आउटपुट, ये आउटपुट के लिए,
और स्टोर के लिए हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। या फिर बेसिकली हम लोग यहाँ पे कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क होता है वहां पे हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक। तो ये जो हमारी डिफिनीशन थी वो यहाँ से देखिए आपको दिख रही होगी। इनपुट के लिए हमारे पास ये डिवाइस है जिससे हम इनपुट देंगे, और उसके बाद जो हमने इनपुट दिया उसकी प्रोसेसिंग इस पूरे के साथ होगी। ये प्रोसेसिंग करने के बाद करेगा, इसके साथ हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पे हमारा डेटा क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक। तो ये तो पार्ट हो गया किसका, हमारे हार्डवेयर का। अब दूसरे एंड पे देखिए, दूसरे एंड पे क्या है, आपका सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे मैंने लिखा है कि सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, ठीक। अब कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो बेसिकली आपके दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो क्या करेंगे, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को चलाने में मदद करेंगे, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, हमारे सिस्टम में, ठीक है, किस तरह से कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको चेक करेगा, ठीक है, उसे देखेगा या उस ऑपरेशन को परफॉर्म करने में मदद करेगा। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाए गए होंगे। अब ऐसे ही सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका डिवाइड होगा तीन पार्ट में। ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर, ठीक है। तीन पार्ट में डिवाइड हो गया, कौन कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी सिस्टम और लैंग्वेज प्रोसेसर। तो ये जो पार्ट लिखा हुआ है, पहला पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, इससे आप लोग बहुत अच्छे से क्या होंगे, परिचित होंगे। क्यों, क्योंकि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका कंप्यूटर नहीं चल सकता। अगर आपके कंप्यूटर को चलना है तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है किसके किसके बीच में, यूजर मतलब कि हम लोग जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, और हार्डवेयर के बीच में, ठीक। अब एक टर्म बार बार आ रहा है यहाँ पे, क्या, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब होगा एक कॉमन या फिर कह सकते हैं एक शेयर्ड बाउंड्री। इंटरफेस का मतलब होगा एक शेयर्ड बाउंड्री जो क्या कर रहे हो, जो बाकी के जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कौन कौन से, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर हो गया, हमारा हार्डवेयर हो गया, हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस हो गए, हमारा यूजर हो गया, ठीक है, उसको क्या कर रहा हो, उनके बीच में एक शेयर क्या करे, बाउंड्री बनाए। मतलब इस यूजर और इस हार्डवेयर के बीच में एक शेयर बाउंड्री, जिससे क्या कर सके, जिससे उस यूजर, वो जो यूजर है जो कनेक्ट है उस सिस्टम में, वो क्या कर सके, वो अपने अकॉर्डिंग उस हार्डवेयर को कंट्रोल कर सके और उससे क्या करे, टास्क को परफॉर्म कर सके, ठीक। अब जो आपका इंटरफेस होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है GUI और दूसरा जो इंटरफेस होता है वो होता है CUI। इन दोनों के फुल फॉर्म देखिए, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक है यहाँ पे CUI, या फिर इसी को कहीं कहीं पे आपको CLI देखने को मिलेगा। CUI का मतलब होगा कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या फिर कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक। अब अगर कोई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम
ठीक है, GUI बेस्ड है, मतलब कि जो उसका इंटरफेस है वो कैसा है, GUI बेस्ड। तो उसमें क्या होगा, तो किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर GUI बेस्ड क्या है, इंटरफेस है, तो जो टास्क हमें परफॉर्म करने होंगे वो देख देख के करने होंगे। मतलब कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास छोटे छोटे आइकॉन्स होंगे। बेसिकली आइकॉन क्या होता है, आइकॉन आपका एक स्मॉल फिगर होता है जो किसी फोल्डर, फाइल या एप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं कि मान लो हमें क्या करना है, एक एप्लीकेशन ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए क्या करेंगे, हम उसके आइकॉन पे जाते हैं और डबल क्लिक करते हैं, ठीक, तो वो ओपन होता है। कमांड लाइन इंटरफेस में क्या होगा, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपको कमांड याद करना पड़ेगा। जैसे किसी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना है, उसके लिए अलग कमांड है। किसी फाइल को किसी और प्लेस पे मूव करना है, उसके लिए अलग कमांड है। हम लोग जनरली अगर GUI की बात करें, GUI में कैसे मूव करते हैं, हम फाइल को पकड़ते इधर से उधर ले जाके क्या करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, तो फाइल मूव हो गया। CUI में क्या करना होगा, अगर एक फाइल को किसी फोल्डर के अंदर लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका कमांड लिखना पड़ेगा। जब तक हम कमांड लिखेंगे नहीं तब तक वो ऑपरेशन आपका परफॉर्म नहीं होगा, ठीक। तो अब इन दोनों में देखिए, अब एक चीज आपको ये क्लियर हो गई होगी कि जो GUI होता है वो काफी अच्छा होता है, या फिर कहें वो ह्यूमन फ्रेंडली होता है। क्यों, क्योंकि चीजों को देख देख के करना काफी ज्यादा आसान है इसके कंपैरिजन में कि हर टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना हो, एक कमांड याद करना हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा था आपको कि आप एक छोटे से 10 साल के बेबी को ले लीजिए, ठीक है, और उसे दो सिस्टम दे दीजिए, एक क्या हो, GUI बेस्ड हो और एक CLI बेस्ड हो। आप देखेंगे कि जो छोटा बेबी होगा वो आपका GUI बेस्ड के साथ काफी अच्छे से उस सिस्टम पे काम कर रहा होगा। CLI बेस्ड पे वो बच्चा कोई कमांड ही नहीं जानता होगा कि किसी कमांड, किसी फाइल को कैसे डिलीट किया जाए, कैसे उसको चेंज किया जाए, या फिर जो भी वहां पे टास्क परफॉर्म करना है उसके लिए उसको कमांड पता ही नहीं होगा, ठीक। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई क्या, कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा किसके किसके बीच में, यूजर और हार्डवेयर के बीच में। और इंटरफेस क्या हो सकता है हमारा, GUI बेस्ड हो सकता है और CLI बेस्ड हो सकता है। अब जो सबसे ज्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है विंडोज, ठीक। सबसे ज्यादा फेमस जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है विंडोज। क्यों, क्योंकि ये आपका GUI बेस्ड है। 1985 के अप्रॉक्स माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी थी जिसने विंडोज 1.0 लॉन्च किया था, और उसके बाद उसने क्या किया, टाइम टू टाइम उसके नए वर्जन आप लोग देखे होंगे, आप लोग विंडोज 7 सुने होंगे, विंडोज 8 सुने होंगे, विंडोज XP सुने होंगे, विस्टा सुने होंगे, और करंट टाइम पे जो हम लोग विंडोज पे काम करते हैं वो होता है विंडोज 10, ठीक। और मे भी आगे वाले आने वाले टाइम में आपको विंडोज 11 भी देखने को मिले, ठीक। तो विंडोज 10 ये जो आपका विंडोज है वो क्या है, वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे ही आपका होता है लाइनेक्स, ठीक है, लाइनेक्स भी क्या है, लाइनेक्स भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और एक चीज आप ये भी जान जाइए कि आप लोग कहते हैं एंड्रॉयड फोन है हमारा, ठीक है, आपका एंड्रॉयड फोन है, इसका मतलब होता है कि आपके जो फोन है, जो आपका स्मार्टफोन है, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, वो आपका एंड्रॉयड है, ठीक है। मतलब कि आपके फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो क्या है, वो एंड्रॉयड है, ठीक। तो यहां से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं यूटिलिटी सिस्टम की, यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको डिजाइन करते समय ये ध्यान में रख के बनाया गया हो कि ये सॉफ्टवेयर हमारे मेंटेनेंस वर्क को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इन्हें बनाने का मकसद क्या था कि कंप्यूटर में, ठीक है, कंप्यूटर के अंदर जो मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म करेंगे वो हम लोग किसे कहेंगे, वो हमारे यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। अब इस मेंटेनेंस वर्क में क्या काम करेंगे, तो जैसे आपके कंप्यूटर को स्मूथली चलाना, आपका कंप्यूटर क्या हो, स्मूथली फंक्शन करे, ठीक है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आपका यूटिलिटी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम लोग बात करें तो कौन सा होगा,
तो आप लोगों ने एक टर्म सुना होगा एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस भी आपका एक सॉफ्टवेयर है, और वो कैसा सॉफ्टवेयर? वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्यों? क्योंकि वो सिस्टम के लिए टास्क परफॉर्म करता है, और टास्क उसका क्या है? आपके कंप्यूटर को स्मूथली फंक्शन कराना है, स्मूथली वर्क कराना, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है, हमारा सिस्टम प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता, जो कर्सर होता है वो सही से मूव नहीं करता, कंप्यूटर को जो स्टार्ट करते हैं तो काफी टाइम लग जाता है स्टार्ट होने में। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कंप्यूटर में क्या होते हैं, काफी ऐसी फाइल्स आ जाती हैं जो आपके कंप्यूटर के प्रोसेसिंग स्पीड को क्या करती हैं, काफी ज्यादा स्लो कर देती हैं, ठीक है। वो वहां पे जो आप फाइल्स की बात कर रहा हूँ, वो फाइल्स एक तरह के वायरस होते हैं जो आपके सिस्टम के प्रोसेसिंग स्पीड को क्या कर देते हैं, कम करते हैं, ठीक है। तो वहां पे ये आपका जो सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस, वो क्या करता है, वो आपके वायरसेस को क्या करेगा, रिमूव करेगा, जिससे आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से वर्क करे, ठीक। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर कहीं कहीं पे इसी को आपका ट्रांसलेटर भी कहेंगे, ठीक है। कहीं कहीं पे लैंग्वेज प्रोसेसर को ही क्या कहेंगे, ट्रांसलेटर कहेंगे। अच्छा, लैंग्वेज प्रोसेसर जानने से पहले हमें पता होना चाहिए क्या, लैंग्वेज के बारे में, ठीक। लैंग्वेज क्या होता है? बेसिकली लैंग्वेज इज द वे ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन परफॉर्म करने के लिए जो जरिया होता है वो क्या होता है, लैंग्वेज होता है। कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन बेसिकली शेयरिंग ऑफ आइडिया और इंफॉर्मेशन हमारा कम्युनिकेशन कहलाता है, कि अगर हम अपने आइडिया को किसी के साथ शेयर करते हैं, या फिर डेटा का ट्रांसफर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक भी क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक। तो दो पर्सन है, अगर दोनों पर्सन को हिंदी आती है तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। तो जब वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो कम्युनिकेट करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं किसका, एक लैंग्वेज का। अब सोचो कि दो अगर ऐसे पर्सन है जिनको एक को हिंदी आती हो, एक को इंग्लिश आती हो, बाकी कोई लैंग्वेज नहीं आती है, तो क्या वो कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। पर अगर एक तीसरा पर्सन वहां पे हो जिसको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती हो, वो क्या करेगा, वो एज ए ट्रांसलेटर वर्क करेगा। वो क्या करेगा, हिंदी वाला जो बोलेगा उसको ट्रांसलेट करेगा किसमें, इंग्लिश वाले में, जिससे इंग्लिश वाला उसे समझ पाएगा, और इंग्लिश वाला जब बोलेगा तो उसे वो ट्रांसलेट करेगा हिंदी में, जिससे वो समझ पाएगा। अब ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसलेटर के बारे में। हम लोग जब भी कोई काम कंप्यूटर पे करते हैं, तो बेसिकली जैसे हमें किसी और से काम कराना होता है तो हम कह देते हैं कि ये काम कर दीजिए। कंप्यूटर से ऐसे नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता। अब कंप्यूटर कैसी लैंग्वेज समझता है, कंप्यूटर समझता है मशीन लैंग्वेज, ठीक है। पर एक और टर्म है यहाँ पे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, और वही प्रोग्राम क्या होगा, उस टास्क को कंप्लीट कराएगा। अब किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस लैंग्वेज की हमें जरूरत पड़ेगी उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहेंगे, ठीक। तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई कि प्रोग्राम क्या होता, सॉरी, लैंग्वेज क्या होता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए जिस लैंग्वेज की हमें जरूरत पड़ेगी वो क्या कहलाएगा, वो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाएगा। अब देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने टाइप के होते हैं, तो मेरे ख्याल से इस वाले सेशन को मैं मिटा दूं। ठीक, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका दो तरह का होता है, ठीक है। एक होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज, और दूसरा होता है हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। ये दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग या फिर तो लो लेवल लैंग्वेज यूज करेंगे या फिर हाई लेवल लैंग्वेज। बेसिकली लो लेवल लैंग्वेज एक स्पेसिफिक कंप्यूटर के लिए ही होता है, जैसे कि जो आपके आर्किटेक्चर्स होते हैं वो लोग लो लेवल लैंग्वेज का यूज करते हैं। लो लेवल लैंग्वेज दो तरह की होती हैं, एक होता है मशीन लैंग्वेज, इसमें
0 और 1 इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो 0 और 1 के फॉर्म में दिए जाते हैं। दूसरा होता है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें इंस्ट्रक्शन मेनोमोनिक्स के फॉर्म में दिए जाते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ मेनोमोनिक्स, ये क्या होता है? तो छोटे छोटे कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे आप लोग शॉर्टकट की नहीं यूज करते हैं, Ctrl+Z कहते हैं, तो ऐसे क्या होता है यहाँ पे छोटे छोटे कुछ शॉर्टकट होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया MOV, MOV का मतलब है मैंने सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दिया है मूव कराने के लिए, ठीक। मैंने लिख दिया LS, LS का मतलब होगा लोड अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को लोड करने के लिए मैं कमांड दूंगा LS, या मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा LS, ठीक। अब देखो जो मशीन लैंग्वेज है वो बेसिकली कंप्यूटर के लिए ही बनाई गई है, उसे कंप्यूटर ही समझ सकता है, जबकि ये जो असेंबली लैंग्वेज है ये हम लोग समझ सकते हैं, पर जाहिर सी बात है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होंगे और हर इंस्ट्रक्शन को याद करने के लिए हमें ये जो मेनोमोनिक्स है वो याद करना पड़ेगा, तो हम लोग वो ही नहीं याद कर सकते। इसीलिए जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो ह्यूमन फ्रेंडली होता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है वो ह्यूमन फ्रेंडली होता है। अब ये ह्यूमन फ्रेंडली क्यों होता है? क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज में अगर हमें कोई प्रोग्राम लिखना हो तो हमें 0 और 1 को नहीं समझना, हमें इसको नहीं समझना, मेनोमोनिक्स के नहीं समझना है। हमें क्या करना होगा, हमें बेसिकली जो इंग्लिश में हम लोग अल्फाबेट यूज करते हैं, ठीक, या फिर जो मैथ के नंबर मैथ के डिजिट्स या सिंबल्स होते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या करना है, उन्हीं का यूज करके प्रोग्राम को लिखना है, ठीक है। अब अगर हाई लेवल लैंग्वेज यूज करेंगे तो हमें A to Z या फिर स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर में मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि ये अल्फाबेट जो हमारे होते हैं, अल्फाबेट्स हमारे और सिंबल और डिजिट हमारे, ठीक है, तो उनको समझना बहुत आसान है कंपेरिजन टू 0 1 के फॉर्म में अगर कोई इंस्ट्रक्शन देने हो या मेनोमोनिक्स के फॉर्म में देना। इसीलिए जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है वो क्या होता है, वो हमारा ह्यूमन फ्रेंडली होता है। अब हम लोग वापस आ जाते हैं अपनी बात पे, क्या कि लैंग्वेज प्रोसेसर का मतलब क्या होता है। तो लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है जो वर्क करता है एक ट्रांसलेटर की तरह। अब वो किस तरह से वर्क करेगा, तो इसको देखिए, ठीक। लैंग्वेज प्रोसेसर का काम क्या होगा, आपको यहाँ पे पता चल रहा है ट्रांसलेटर, इसका मतलब है कि ये क्या करेगा, किसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा किसी और लैंग्वेज में। अब ये किस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा, तो ये डिपेंड करता है कि हमने अपने प्रोग्राम को किस लैंग्वेज में लिखा है, ठीक। एक चीज आपको ये तो समझ में आएगा कि कन्वर्ट होके लास्ट में जो लैंग्वेज मिलेगा वो मशीन लैंग्वेज मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें मशीन को समझाना है, ठीक है। अब हमें जो टास्क परफॉर्म करना है वो मशीन को बताना है, तो बोल के तो हम बता नहीं सकते, तो हम जो बोलेंगे या जो इंस्ट्रक्शन देंगे वो हम समझेंगे, मशीन उसमें नहीं समझेगा। मशीन को समझने के लिए जरूरत पड़ेगी मशीन लैंग्वेज, मतलब 0 और 1 के फॉर्म में। तो यहाँ पे लैंग्वेज जो प्रोसेसर होता है उसमें 3 चीजें होती हैं, क्या, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ठीक है। ये 3 पार्ट है किसके, आपके लैंग्वेज प्रोसेसर के। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जब आप कोई प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे, अभी हमने असेंबली लैंग्वेज देखा था कि अगर हम लोग कोई प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में लिखते हैं और उसे क्या करना है, उसे कंप्यूटर को बताना है कि इसे भाई आप एग्जीक्यूट करके आउटपुट प्रोवाइड करिए, तो क्या करेगा, तो ये जो असेंबलर होगा वो उस प्रोग्राम को जो हमने असेंबली लैंग्वेज में लिखा है वो उसको कन्वर्ट करेगा किस में, मशीन लैंग्वेज में,
असेंबली लैंग्वेज जो होगा वो कन्वर्ट होगा किस में, मशीन लैंग्वेज में। अब मशीन लैंग्वेज में हमारे पास क्या आ गए, प्रोग्राम आ गए, तो कंप्यूटर से समझ लेगा और उसका आउटपुट प्रोवाइड करेगा। दूसरा है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर आपका हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा इसमें, मशीन लैंग्वेज में, ठीक। और इंटरप्रेटर भी क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों को काम तो एक ही है, दोनों काम क्या कर रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है प्रोग्राम तो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मशीन लैंग्वेज में, जिससे कंप्यूटर उसको समझ सके। अब दोनों में डिफरेंस ये होता है कि कंपाइलर जो होता है वो क्या करता है, वो जब पूरा का पूरा प्रोग्राम हम लोग लिख लेंगे, एक टर्म यहाँ पे यूज होगा बिफोर एग्जीक्यूशन, आप लोग देखिएगा, जब हम लोग कंपाइलर प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में पूरा प्रोग्राम लिख लेंगे, फिर कंपाइलर क्या करेगा, फिर कंपाइलर उसको चेक करेगा और उस प्रोग्राम में अगर कहीं पे एरर मिलता है तो आपको उस प्रोग्राम में जो एरर है उस एरर को रिमूव करना होगा, उसके बाद ही आपका एग्जीक्यूशन परफॉर्म होगा, नहीं तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा। जबकि इंटरप्रेटर के केस में क्या होगा, इंटरप्रेटर में जैसे ही आप एक लाइन लिखते हैं वही लाइन एग्जीक्यूट होगी, और अगर आपने इस लाइन में कोई मिस्टेक की है तो क्या करना होगा, इस लाइन को जो आपने मिस्टेक किया इस लाइन में उसे आपको क्या करना होगा, उसे आपको करेक्ट करना होगा। जब तक आप इस एरर को रिमूव नहीं करेंगे आपका नेक्स्ट लाइन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है क्या, ये पूरा इंटायर प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और ये क्या करता है, ये लाइन बाय लाइन करता है, ठीक। तो ये आपका लैंग्वेज प्रोसेसर था, ये भी सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसी में एक छोटा सा पार्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मैं उसे यहां पे लिख दे रहा हूं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो पार्ट में डिवाइड होता है, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और होता है स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जो जनरल पर्सन के लिए बनाए जाते हैं, मतलब जो सभी के लिए बनाए जाते हैं, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहेंगे, जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक इंडिविजुअल के लिए या एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एक कंपनी के लिए बनाया जाता है उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्पेशल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे इसके एग्जांपल की बात करें तो हम लोग एमएस वर्ड यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, एडोब का फोटोशॉप यूज करते हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब आपके जनरल पर्पस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। अगर बात करें स्पेशल पर्पस में तो आपका जो रिजर्वेशन होता है, जो आपका रिजर्वेशन के सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर जो आपका बिलिंग का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सॉफ्टवेयर कैसे होते हैं, स्पेशल पर्पस, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इन्हें बनाया जाता है, ठीक। अब इसी में एक और सॉफ्टवेयर आपका होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसके बारे में भी थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जिनको बनाने के बाद ओपन सोर्स, नाम से पता चल रहा है ओपन सोर्स, मतलब कि वो सॉफ्टवेयर जब बनाया गया था तो उसके सोर्स कोड को क्या कर दिया, ओपन कर दिया गया, मतलब उस सॉफ्टवेयर को बनाने का जो कोड है उसे ओपन कर दिया गया है, ठीक है। मतलब अब कोई भी पर्सन उस कोड को चेंज करके खुद का एक नया सॉफ्टवेयर बना सकता है, ठीक। तो सेम ऐसे ही ऐसे सॉफ्टवेयर जिनके सोर्स कोड ओपन होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे,
उसे हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहेंगे। जैसे इसमें क्या है, इसमें अगर एग्जांपल की बात करें तो उबुंटू, ठीक है, उबुंटू आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पर ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आता है। आपका वीएलसी एक मीडिया प्लेयर है, फिर भी ये क्या है, ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में आ रहा है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, एक ब्राउजर है आपका मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, जो आपका मोजिला फायरफॉक्स है वो भी क्या है, वो भी आपका एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। मतलब इनके कोड क्या है, इनके कोड ओपन है, आप उसमें क्या करिए, चेंज करिए और जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से उससे क्या करिए, टास्क को परफॉर्म करिए। तो देखिए आज की जो क्लास थी उसमें हम लोग क्या किए, उस पर हम लोग बेसिक चीजें पढ़ लिए थे। ठीक, जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंप्यूटर से, कंप्यूटर सिस्टम पढ़े, फिर कंपोनेंट पढ़े, कंपोनेंट में हम लोगों ने एक एक पार्ट अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।